पाकिस्तान जो हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुल्क है, उसने इतनी सख्त निंदा की है, इतनी कड़ी निंदा की है, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया है इस अटैक को, और हमारी यहाँ से चू भी नहीं निकली। जो अभी चापलूसी करके आए हैं नेतन्याहू की, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मोदी जी ने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि पापा अगर वॉर रुकवा रहे थे यूक्रेन में, जो अभी 4 साल में नहीं रुकी, तो पापा ने यहाँ क्यों नहीं रुकवा दी वॉर? इनकी भी कुछ मिली भगत थी, इनको पता था कब अटैक होने वाला है, इसीलिए उससे बिल्कुल ठीक पहले गए। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं बिना मार के ही, और ईरान जो है वो मार खा के भी हाथ नहीं जोड़ रहा। ये होता है संप्रभुता वाला देश, ये होता है देश जिसके में भूता होता है। अब ये थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि भैया ना चीन घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, और दोस्ती किसके साथ है? तालिबान के साथ। आप देखिए तालिबान हमारा दोस्त बना, तालिबान इतने खतरनाक लोग हैं, वो पूरे फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और सेक्युलर बांग्लादेश जो है वो हमारा दुश्मन है। तो ये हमारी विदेश नीति है। आपने कल देखा एक मवाली को आके आपके पड़ोसी को पीट के चला गया वो, या जान से मार दिया, आपने चू नहीं की, कल आपको भी करेगा ना, खौफ बैठाएगा ना वो पूरे मोहल्ले में। तो नेतन्याहू का ड्रीम रहा है कई दशकों से कि ईरान को खत्म कर दें। वो ये नहीं चाहते कि ईरान की रेजिम खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान मुल्क ही पूरा तबाह हो जाए। वो चाहते हैं कि कोई इसराइल के आसपास ताकतवर मुल्क ना हो, या हो तो फिर उनका पिट्ठू हो, जैसे इजिप्ट है। तो मोदी जी इस समय इंटरवीन क्यों नहीं करते कि भाई ईरान पर आप हमला कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए? या आज भी हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे कि अरे होने दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश पे भी इसी तरीके का हमला हो जाएगा। चक्कर क्या है कि मोदी जी की जो छवि मोदी मीडिया ने बनाई भी है ना विश्व गुरु की, वो है नहीं, कोई उनकी सुनता नहीं। क्या मोदी जी इस समय सोच रहे होंगे कि जैसे खामेनाई का महल तबाह किया है, हो सकता है कि यहाँ पर इसी तरीके का अटैक हो जाए, इसी तरीके की जंग अमेरिका कर ले? ऐसा हो नहीं सकता है कि मोदी के साथ कुछ ना किया हो कमरे के अंदर। खबर ये है, सुशांत सिंह जो बताते हैं कि इंडियन रिपोर्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी ट्रंप ने। खबर ये है 6 घंटे तो इनको पहले इंतजार ही कराया बाहर, ये इंतजार करते रहे मीटिंग के लिए 6 घंटे, कॉल नहीं आई व्हाइट हाउस से। अगर 6 घंटे इतने बड़े देश ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से हमला कर सकते हैं, तो आज विश्व के कोई भी देश हो, उसके लिए कितना बड़ा संकट डोनाल्ड ट्रंप पैदा कर रहे हैं। और सवाल किसी और का देश का नहीं, एक भारतीय होने के नाते चिंता यही है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया है, खामेनाई का महल तहस नहस कर दिया गया है, तथाकथित रूप से जो खबरें आ रही हैं, क्या ये डर मोदी जी और भारत पर भी हो सकता है? अगर खामेनाई का महल तहस नहस हो सकता है, तो क्या मोदी जी के घर को भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से तबाह कर सकते हैं? भारत पर भी इस तरीके का अटैक हो सकता है? क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि ये इस समय एक अजीब से जियोपॉलिटिकल टाइम्स में हम चल रहे हैं, जहां पर जो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वो जो चाह रहा है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो इस समय समझने की कोशिश करेंगे, और भारत ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिवाय इसके कि अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, उनको वहां से इवैक्यूएट करने की बात कही गई है। क्या मोदी जी के ऊपर भी इस तरीके का अटैक क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते? हमें किस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए? और उसी सवाल से ही शुरू करूंगी कि जैसे खामेनाई के महल के तबाह होने की खबर आ रही है, क्या विश्व का हर नेता और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी आज डर नहीं रहे होंगे? बीजेपी के अंदर इस चीज को लेकर चिंता नहीं होगी कि अगर ईरान पर इस तरीके से हमला हो सकता है, तब तो फिर किसी भी देश पर किया जा सकता है? प्रधानमंत्री तो लगता है नॉर्मल से भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान जो हमसे बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है, उसने इतनी सख्त निंदा की है, इतनी कड़ी निंदा की है, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया है इस अटैक को, और हमारी यहाँ से चू भी नहीं निकली। तो ये नहीं समझ पा रहे कि डरने से होगा नहीं। ट्रम्प जो है वो सिर्फ जो सामने उसके खड़ा होता है उसी से डरता है, और इसी तरह से जो अभी चापलूसी करके आए हैं नेतन्याहू की, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मोदी जी ने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है, वो कहीं इसराइल के बाहर जा नहीं सकता बिना अरेस्ट हुए, सिर्फ अमेरिका और एक दो ऐसे मुल्क हैं, और इसराइल भी आइसोलेटेड था। तो आपको पता है जो सारे इजरायली विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बूस्ट मिली है मोदी के आने से नेतन्याहू को, क्योंकि वो अब दिखा पा रहे हैं अपनी पब्लिक को कि इंडिया जैसा बड़ा डेवलपिंग कंट्री, सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री हमारे समर्थन में, हम आइसोलेटेड नहीं है। मैंने देखो तुम्हें फिर से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बना दिया,
और उसको गले लगा के दिखा रहे हैं कि देखो मैं वॉर क्रिमिनल नहीं हूं, नेतन्याहू कह रहा है, मैं सबके प्रिय हूं, सबके सब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंडिया की घटा के, क्योंकि क्रेडिबिलिटी देखिए एक फंजेबल कमोडिटी है, यानी पैसे की तरह है, कैपिटल है, आपने दी तो आपकी कम हुई और दूसरे की बढ़ गई। तो नेतन्याहू और इजराइल की बढ़ा के आ रहे हैं अटैक से 2 दिन पहले घूम के आके, और किस लिए कह रहे हैं कि हथियार। अरे भाई हथियार तो वैसे ही हम सबसे बड़े ग्राहक हैं उसके, 33% इसराइल के ग्राहक हम हैं। हमारे लिए सारे विशेषज्ञ इजरायली कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए इतना जरूरी है कि चाहे आता कि नहीं आता, हम उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। अब हम जो है वो हाथ जोड़े खड़े हैं उनके सामने इजरायली, हालांकि होना उल्टा चाहिए। आपने कभी देखा है कि जो है दुकानदार खड़ा होता है हाथ जोड़ के ग्राहक के सामने? ग्राहक खड़ा है हाथ जोड़ के दुकानदार के सामने। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम लेते हैं हर साल उनसे हथियार। तो इस तरह से हमारी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस की मोदी जी ने। अब ट्रंप से इतना खौफ खाए हुए हैं कि चू नहीं निकल रही इनकी। यहां तक कि अमेरिका की जो अपने एलाइज हैं, नॉर्वे और भी मुल्क है, मैं नाम भूल, स्पेन, जिन्होंने कंडेम किया इस अटैक को, जिन्होंने कहा ये गलत अटैक हो रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और यहां तक कि उनके करीबी एलाई फ्रांस ने कहा है कि भाई नहीं, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल करनी होगी, ये गलत है, ये जिस तरह से आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। ऐसे तो हर लुच्चा मवाली सड़क का कानूनी अफसर बन जाएगा। आपने तो देखा ही है कैसे। पर वही इनकी मेंटेलिटी है यहाँ पे भी कि मॉब लिंचिंग कर दो, यानी कि, और पुलिस जो है वो जिस आदमी की लिंचिंग होती है उसी को उठा के अरेस्ट कर लेती है। आपको पता है यहाँ पे क्या हिसाब है। लेकिन आज भारत के लिए क्या सबक है? जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ है आज, और मोदी जी ने अभी तक भारत के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सिवाय इसके कि भाई आप अपने लोगों को एडवाइजरीज जारी कर दीजिए। ईरान में जो लोग हैं, इतने सारे लोग वहां रहते हैं, लेकिन ईरान जो हमारा एक पुराना पार्टनर था, उसके लिए आज हम खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज सवाल ये उठता है कि मोदी जी अभी 3 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं, क्या मोदी जी को ये बात पता थी कि इजराइल युद्ध करेगा और अभी बस 3 दिन में अटैक होने वाला है? और मोदी जी तो बड़े आराम से निकल कर आ गए और उसके बाद युद्ध हो रहा है। तो आज मोदी जी से हमें क्या सवाल पूछने चाहिए? हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि पापा अगर वॉर रुकवा रहे थे यूक्रेन में, जो अभी 4 साल में नहीं रुकी, तो पापा ने यहाँ क्यों नहीं रुकवा दी वॉर? ये दूसरी बार हमला हो रहा है पिछले 8 महीने में। अभी जून में हुआ था 12 दिन का हमला, ये गए, बल्कि ऐसा रहा है। और काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अब ये लग रहा है कि इनकी भी कुछ मिली भगत थी, इनको पता था कब अटैक होने वाला है, इसीलिए उससे बिल्कुल ठीक पहले गए। अगर इनको नहीं पता होता तो इनको भी डर लगता ना, जाते नहीं। तो ये बातें हो रही है मिडिल ईस्ट में। मोदी जी तो वहां पर खाली 35 घंटे के लिए थे, उसके अलावा तो बस, और भाग के वापस आ गए। अब 35 उनको घंटे में पता क्या था, बात? हाँ, उनको पता था कि जंग नहीं होने वाली इस 35 घंटे में, इसका मतलब ये है। तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने जितने गले लगाया है ये इजराइल के अलायंस में आ गए। तो भाई हमें क्या जरूरत है कि लोगों को अपना दुश्मन बनाए? जैसे आपने कहा, ईरान तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था। ईरान हमें बिल्कुल। सबसे सस्ता तेल बेचता था, रशिया से भी सस्ता तेल बेचता था। ईरान इंश्योरेंस भी देता था उस तेल की, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कवर करता था। हमने सिर्फ अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में ईरान से खरीदना बंद कर दिया। ईरान नाराज भी हुआ हमसे, फिर ईरान ने कहा चलो तेल बंद कर दिया, शाहबार पोर्ट को तो रख लो तुम, वो भी उसमें भी विड्रॉ हमने कर। $20 मिलियन लगाया और फिर छोड़ दिया। और ईरान से कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं बिना मार के ही, और ईरान जो है वो मार खा के भी हाथ नहीं जोड़ रहा। ईरान इतनी मार खा चुका है फिर भी हाथ नहीं जोड़ रहा, कह रहा नहीं मुकाबला करूंगा। ये होता है संप्रभुता वाला देश, ये होता है देश जिसका में भूता होता है। अब ये थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि भैया ना चीन घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा था। अरे तो नहीं घुसा तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर 20 सिपाही काहे को मरवा दिए? हर जगह जो है वो, और फिर वो गोदी मीडिया उसको स्पिन करना शुरू कर देगा कि ऐसा बदला लिया मोदी जी ने चीन से, ऐसा उसको मजा सकाया, यूं टीवी उठा उठा के बैल्कनी से फेंक रहे हैं लोग, यूं फिर यही वही बांग्लादेश में हो गया। जिस तानाशाह को आपने सपोर्ट किया 14-15 साल, उसके बाद पब्लिक ने उसको उठा के बाहर कह दिया। अब फिर कभी कभी कहते हैं कि अमेरिका ने वहां रेवोल्यूशन करा दी, कभी कुछ किसी ने करा दी, पाकिस्तान ने करा दी रेवोल्यूशन, यानी लाखों लोग सड़क पे आ गए, हजारों लोगों ने गोली खा ली अमेरिका के सीआईए के कहने पे। और अब उनके साथ दुश्मनी है, और दोस्ती किसके साथ है? तालिबान के साथ। आप देखिए तालिबान हमारा दोस्त बना, तालिबान इतने खतरनाक लोग हैं, वो पूरे बिल्कुल। फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और सेक्युलर बांग्लादेश जो है वो हमारा दुश्मन है। तो ये हमारी विदेश नीति है।
मैं कह रही हूँ कि जो देश अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं या अमेरिका से दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, आज उनके लिए क्या ये बहुत बड़ा धक्का बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। इसीलिए जो देश इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कल हम भी निशाने पे आ सकते हैं। वो चाहते हैं ताकि कानून बना रहे है ना। आपने कल देखा एक मवाली को आके आपके पड़ोसी को पीट के चला गया वो, या जान से मार दिया, आपने चू नहीं की, कल आपको भी करेगा ना, खौफ बैठाएगा ना वो पूरे मोहल्ले में। आप अगर आज कहेंगे कि नहीं ये कानून का उल्लंघन था, ऐसा नहीं होना चाहिए सब मिलके, तो वो थोड़ा सा मवाली भी डरेगा ना अगली बार करने से पहले। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, जो मुल्क ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने, कल वो भी निशाने पे आ सकते हैं। आपने तो देखा ही है पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है हालात, कि हर बार वो नया बहाना ढूंढ के अटैक करते हैं। कभी कहते हैं कि नहीं तुम्हारी मिसाइल बहुत है, जो इसराइल उनसे बोलता है और इसराइल लॉबी बोलती है वो उसको फॉलो करते हैं। इसराइल लॉबी ने बोला जीरो एनरिचमेंट, तो ट्रंप भी बोलने लगे जीरो एनरिचमेंट। हालांकि ये कभी तैयार नहीं होता ईरान, क्योंकि कुछ एनरिचमेंट तो चाहिए अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट, अपने मेडिकल कैंसर के लिए। तो इसराइल ने बोला जीरो एनरिचमेंट, तो वो जीरो एनरिचमेंट। फिर इसराइल ने फिर उस पर भी ईरान तैयार हो रहा था, ऐसा लग रहा था नेगोशिएशन में, तो फिर बोलने लगे नहीं मिसाइल भी बंद करो। अरे मिसाइल भी बंद करेगा तो बचेगा क्या उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास? फिर उसके बाद बोलने लगे कि नहीं ये तुम उनके मतलब इंटरनल मैटर्स में भी घुसने लगे, बोलने लगे कि तुम इनको नहीं सपोर्ट कर सकते हुतीस को, और इसको हर बार एक नई डिमांड लेके आते थे। उनको बेसिकली डील चाहिए ही नहीं था, क्योंकि जिनका वो पैसा खा रहे हैं ट्रंप, बहुत ही करप्ट आदमी है, बहुत झूठ बोलते हैं हर चीज में। जैसे मैंने बताया, बोल रहे थे अमेरिकन पब्लिक को, जैसे बोला कल उन्होंने टीवी पे आके कि ईरान जो है वो मिसाइल बना रहा था जो अमेरिका को हिट कर सकती है। वो खुद उनकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA कह रही है कि ऐसा कोई मिसाइल ICBM नहीं बना रहा है ईरान। कभी कहते थे कि नहीं ईरान बॉम्ब बना रहा है, ईरान खुद कह रहा है कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे, UN वाले कह रहे हैं बॉम्ब नहीं बना रहे, पर झूठ बोलते थे इस बात पे। अब क्या कर सकते हैं, आदमी बार बार झूठ कह रहे, डिप्लोमेसी नहीं चाहता था ईरान, मुस्तकिल डिप्लोमेसी कर रहा है 2013 से, कह रहे नहीं डिप्लोमेसी नहीं चाहता था ईरान, हर चीज में झूठ बोलते हैं। कि भारत इस पर कुछ रिएक्शन देगा, और या मोदी जी बिल्कुल डरे होंगे, सोच रहे होंगे कि इस पर ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है? कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आप जरा फरवरी के जो उनकी मीटिंग है ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, पिछली फरवरी, एक साल पहले की, आप वो जरा देखिए, वो खड़े में ट्रंप के बराबर कैसे मिनमियाए ऐसे खौफ में। कुछ हुआ है कमरे के अंदर, क्योंकि पहले मीटिंग हुई और फिर बाहर आए। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करना चाहते थे, ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, चाहे आप 2 सवाल ही लो। तो ये डरे हुए ऐसे थे, क्योंकि कुछ आपने देखा था उससे कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की गए थे, उनके साथ भी ट्रंप ने बहुत बदतमीजी की, और मोदी के कुछ दिन बाद साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर गए, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मोदी के साथ कुछ ना किया हो कमरे के अंदर। खबर ये है, सुशांत सिंह जो बताते हैं कि इंडियन रिपोर्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी ट्रंप ने। खबर ये है 6 घंटे तो इनको पहले इंतजार ही कराया बाहर, ये इंतजार करते रहे मीटिंग के लिए 6 घंटे, कॉल नहीं आई व्हाइट हाउस से। जब 6 घंटे बाद कॉल आई तो ये गए। फिर जो इनका बिहेवियर था अगले दिन वो भी देखने लायक था। इलॉन मस्क से मिले पूरे कैबिनेट के साथ, इलॉन मस्क अपने बच्चों को और नैनी को लेके आया उस मीटिंग में, जैसे कि कोई पिकनिक हो। पूरा इंडिया का कैबिनेट, हर आदमी, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके हर आदमी उसमें मौजूद था कैबिनेट में, फॉरेन मिनिस्टर सब लोग मौजूद थे जैसे, और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं उसके बच्चे के साथ, वो खेल रहे हैं। ये ऑफिशियल मीटिंग, तो खौफ में थे, खुश करना चाह रहे थे, प्लीज करना चाह रहे थे। दोनों तरफ से सवाल है कि भाई पता था और नहीं पता था, तो उससे भी बड़ा सवाल है कि आपको क्यों नहीं पता था। भाई नेतन्याहू तो आपके दोस्त हैं, आपको उन्होंने बताया नहीं, तो मोदी को क्या हर तरफ से नजरअंदाज किया नेतन्याहू ने भी? अगर नेतन्याहू ने मोदी को नहीं बताया, उससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, और अगर बताया है तो फिर उससे बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी ने ईरान को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? भाई आपके दोस्त है वो आपको ईरान, और आप युद्ध रुकवाना चाह रहे थे। आप तो कहते हैं कि भाई ये शांति का जो ये ईरा है और हम युद्ध में नहीं विश्वास करते, तो अगर युद्ध में नहीं विश्वास करते तो फिर ईरान को बताना चाहिए था। आपको याद है एप्स्टीन फाइल्स में क्या लिखा है एप्स्टीन ने ईमेल में, मोदी जी जब 2017 में गए थे इजराइल, that he sang and danced for the benefit of the US president and it worked। यानी कि इससे ज्यादा तौहीन हो सकती है किसी की कि नाचे और गाए वो, और हमारे कल्चर में तो आपको पता ही है इसका क्या मतलब होता है, किसी के लिए नाचना और गाना, और फिर वो वर्क कर गया। तो फितरतन ये है उनका उसूल कि उनके
गुत्थी में बैठा हुआ है कि इस तरह से चापलूसी करके आगे बढ़ जाओ। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि भाई पता तो हमें सब कुछ था लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। मुंह नहीं खोला और ईरान को अपना दुश्मन बना लिया बिला वजह, जो हमारा दोस्त था। आप देखिए ना, हर दोस्त को दुश्मन बना लिया इन्होंने, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो ईरान था। और वैसे ही दुश्मन इतने हो गए, पाकिस्तान, चीन। तो हिंदुस्तान को बेसिकली इन्होंने घेर दिया है दुश्मनों से। जो नहीं भी थे उनको भी पकड़ पकड़ के दुश्मन बना रहे हैं, जैसे मालदीव हो या कभी तुर्की हो। गोदी मीडिया कहता है इनको बैन कर दो, इनके अगेंस्ट बॉयकॉट करो। हम बॉयकॉट करें, यानी मैं और आप एक नागरिक होके अपने टीवी तोड़ दें अपने पैसे से खरीदे हुए, और ये कुछ ना करें, ये बस ये कहते रहे ना कोई घुसा था ना कोई आया था। हम तो अब ये बताइए, कोई बात है कि गोदी मीडिया चाह रहा है कि हम नागरिक वो भार उठाएं जो सरकार को उठाना चाहिए, बिल्कुल। और सरकार जो है वो नाच रही है और गा रही है उनके बेनिफिट के लिए। क्या ईरान सरवाइव कर पाएगा? ये तो अब देखना पड़ेगा कि ईरान में अब कितना ताकत बाकी है, कि ईरान सरवाइव करवाता है कि नहीं, कितनी मिसाइलें मार पाता है। ईरान के तो बहुत लोग मार दिए, आज एक स्कूल ही मारा है जिसमें कई 100 के करीब बच्चे मार दिए, लड़कियां, छोटी बच्चियां थी, 90 या 100 मार दिए। और क्या ईरान भी कुछ इनके फिर वापस में मार पाता है इसराइल के और अमेरिका के? उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर ये जंग लंबी खिंची तो ट्रम्प को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी अमेरिका में, तो क्योंकि आप कह उनका रहे जो हैं कि बेस है। ट्रम्प नहीं चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि ये बहुत लंबी खिंचे, क्योंकि वहां अमेरिका में मिड टर्म पोल्स भी हैं, और मान लीजिए कि अमेरिकन साइड पर कैजुअलिटीज होती हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे डोनाल्ड ट्रम्प? और उनका जो बेस है वो नहीं चाहता। उनका मागा बेस ने उनको इलेक्ट इस बेसिस पे किया, और ट्रम्प ने कैंपेन भी इस बेसिस पे किया इलेक्शन के लिए कि मैं तो कोई नई जंग नहीं कराऊंगा। ये बहुत बुरे लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान और इसमें कराई थी जंग, इराक में। उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ, जान का भी, माल का भी। और आप लोग गरीब हैं, मैं समझता हूँ, आप ही के बच्चे लड़ते हैं फौज में सिपाही बन के, तो मैं आपकी मदद करूंगा, ये वो। अब उसके विपरीत हर चीज कर रहे हैं, उसके उल्टा कर रहे हैं हर चीज। तो मुझे लगता है कि वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसराइल से भी अटैक करवाया। चाहते तो अकेले कर सकते थे, उनको पॉलिटिकल कवर भी चाहिए था इसराइल का। तो और खैर नेतन्याहू का प्रेशर भी था, इसराइल लॉबी का प्रेशर भी था, तो उन्होंने कहा चलो अगर तुम इतना ही प्रेशर डाल रहे हो तो तुम भी आ जाओ इसमें। और वो तैयार थे, क्योंकि ये तो नेतन्याहू का ड्रीम रहा है कई दशकों से कि ईरान को खत्म कर दें। वो ये नहीं चाहते कि ईरान की रेजिम खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान मुल्क ही पूरा तबाह हो जाए। नेतन्याहू चाहते हैं बिल्कुल। ताकि कोई भी अगर बाद में रेजिम भी आए, गवर्नमेंट आए, तो वो इतनी ताकतवर ना हो कि किसी को चैलेंज कर सके। वो चाहते हैं कि बल्कि ईरान जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाए, क्योंकि ईरान में भी माइनॉरिटीज हैं काफी सारी, बलोची, अजरी और कुर्द और अरब। तो वो हालांकि वो सब मुसलमान ही हैं, बट वो चाहते हैं कि वो अलग अलग जबान बोलते हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो वो चाहते हैं नेतन्याहू कि ये बिल्कुल अलग हो जाए, तो ईरान बिल्कुल खोखला हो जाए। जैसे उन्होंने इराक को खोखला कर दिया नेतन्याहू ने और नियोकॉन्स ने मिलकर, नियो कंजर्वेटिव्स ने और इजराइल लॉबी ने, जिस तरह से उन्होंने सीरिया को खोखला कर दिया। वो चाहते हैं कि कोई इसराइल के आसपास ताकतवर मुल्क ना हो, या हो तो फिर उनका पिट्ठू हो, जैसे इजिप्ट है या सऊदी है या यूएई लेकिन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और जहां तक नेतन्याहू है, दोनों ही अगर मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी इस समय इंटरवीन क्यों नहीं करते कि भाई ईरान पर आप हमला कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को भी एक फोन करें, उधर नेतन्याहू को भी फोन करें। अभी नेतन्याहू से तो मिलके ही आ रहे हैं, एक फोन कॉल करेंगे तो कम से कम कुछ तो मोदी जी की छवि में सुधार होगा कि कोई तो स्टैंड लिया युद्ध के समय में। या आज भी हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे कि अरे होने दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश पे भी इसी तरीके का हमला हो जाएगा। चक्कर क्या है कि मोदी जी की जो छवि गोदी मीडिया ने बनाई भी है ना विश्व गुरु की, वो है नहीं, कोई उनकी सुनता नहीं है। तो ये फोन करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला, इनको भी पता है। पर आप सही कह रही हैं, फिर भी फोन करना चाहिए था, क्योंकि उससे ये मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान एक शांतिपूर्वक देश है, शांति चाहता है, हम जो है वो जंग के खिलाफ हैं, हम न्यूट्रल पार्टी हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम नेतन्याहू की गोद में बैठे हुए हैं और ट्रम्प से खौफ खाए हुए हैं। बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। अब क्या बताएं, यही है साहब मोदी जी की पॉलिसी। क्या मोदी जी इस समय सोच रहे होंगे कि जैसे खामेनाई का महल तबाह किया है, हो सकता है कि यहाँ पर इसी तरीके का अटैक हो जाए, इसी तरीके की जंग अमेरिका कर ले? असल में इनको इनको इतनी जानकारी नहीं है, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस या दुनिया का इतिहास पढ़ा नहीं है, किसी को अंदाजा ही नहीं है। ये सब उसमें बिजी हैं कि भैया डोमेस्टिक इलेक्शन जीत लें किसी तरह से, हिंदू मुस्लिम करके, बंटवारा करके। उसी चक्कर में बांग्लादेश को भी दुश्मन बना लिया है। इनको लगता है कि इसराइल जो है वो कोई
एंटी मुस्लिम देश है, कि जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम नफरत ये वो, तो इनको लगता है कि उनको सपोर्ट करेंगे तो अपने बेस को खुश करेंगे, यानी कि अपने हिंदुत्व बेस को खुश करेंगे अगर इसराइल से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, उनसे गले मिलेंगे, तो वो हम इनके लिए ज्यादा जरूरी है करना, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी, इलेक्शन के लिए। तो इसलिए वो पूरा जो ओरिएंटेशन है वो इसराइल की चमचागिरी की तरफ है, वो इस तरफ नहीं है कि एक न्यूट्रल पार्टी हो या कुछ इंसाफ की बात करें जैसे पहले करते थे